गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट। तो जो हमारी एनटीपीसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, उन्होंने जो है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का बनाया है सिमहाद्री में। सिमहाद्री कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पर ही ऐसा सोलर पावर प्लांट बनाया गया है, पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। फ्लेक्सिबलाइजेशन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में नोटिफाई की थी, उसी के अंदर ये सबसे पहला ऐसा सोलर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। तो ये फ्लेक्सिबलाइजेशन स्कीम क्या थी? इसमें कहा था कि जो जैसे आपके थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनको ये आज़ादी दी थी कि आप जो है वो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थर्मल पावर प्लांट में ही आप बिजनेस में रहोगे। आप अगर चाहते हो तो रिन्यूएबल एनर्जी भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो अपने थर्मल पावर प्लांट के एरिया में। तो उसी प्रोजेक्ट के तहत, उसी स्कीम के तहत जो है एनटीपीसी ने जो है अपने जो थर्मल पावर प्लांट है उसी के पास जो है वो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी जो है वो लगाया है। अब इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट कहा जा रहा है 1 लाख सोलर पावर मॉड्यूल्स इसमें लगाए हैं। 75 एकड़ की जो है एरिया में ये फैला हुआ है। और जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं ये आपके किसी वाटर बॉडी के ऊपर बनाए जाते हैं। जब वाटर बॉडी के ऊपर बनाए जाते हैं तो उसके बेनिफिट्स होते हैं। एक तो क्या होता है कि हमको लैंड एक्वायर नहीं करना पड़ता स्पेशल। दूसरा, कूलिंग इफेक्ट मिलता है आपके सोलर जो है वो पीवीज को, ठीक है। जब कूलिंग इफेक्ट मिलता है तो वो 5 से 10% के करीब जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो एफिशिएंटली जो है वो पावर को प्रोड्यूस करते हैं। एनटीपीसी जो आपको पता ही है कि इनके जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। ये 71 पावर स्टेशंस हैं इनके अंदर अभी, जिसमें से 29 जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी स्टेशंस हैं। इनका मोटिव ये है, इनका ऑब्जेक्टिव है कि 60 गीगावाट्स की जो रीन्यूएबल एनर्जी है कैपेसिटी वो अपनी कर लें 2032 तक। अभी करंटली जो है 17 गीगावाट्स की कैपेसिटी है इनके कंस्ट्रक्शन में, और 5 गीगावाट्स जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। Okay, so now let us see this topic in English. Floating solar PV project. So National Thermal Power Corporation Limited, they have commissioned this largest floating solar PV project in India. It's a 25 megawatt project, and this is located at Simhadri Thermal Station of NTPC in Visakhapatnam, which is located in Andhra Pradesh. So it will be the first solar project to be set up under this flexibilization scheme, which was notified by the government in 2018. So this flexibilization scheme said that these thermal power plants, they can also produce renewable energy, so they have the flexibility to produce energy. Okay, so if they want, they can produce 100% from that thermal power plant for which they have the license to do so. Okay, if they want, they can reduce their thermal power capacity, and they can also opt for renewable energy production. Okay, so under this scheme, this NTPC has now decided that they will be commissioning this solar power project, and they will be using the 25 megawatts of energy from this solar PVs. Okay, so almost 75 acre of water bodies have been covered by these project. It has a potential to generate 25 megawatts of energy, and 1 lakh solar PV modules have been set up. This will be the first solar project to implement an open sea intake from the Bay of Bengal. So what does this mean? So you know that in thermal power plants you need water for cooling. Okay, for cooling purposes, this project will be able to take water from the Bay of Bengal region or the water body, and this project has been this project has been functional for more than 20 years. So NTPC, it's a PSU. It comes under the Ministry of Power, and it has 71 power stations under it, 29 of which are renewable energy stations. They aim to install 60 gigawatts of renewable energy capacity by the year 2032, and currently the company has 17 gigawatts of capacity under construction, of which 5 gigawatts are of renewable energy projects. Okay, so now let's see the next topic, which is rain at Greenland summit. तो समिट से आप ये मत सोचना कि कोई मीटिंग हो रही थी तो वहां पर ये बारिश हो गई है तो इसका क्यों ये न्यूज़ में आ गया। समिट एक ऐसा एक हाई पॉइंट है
जहाँ पर ग्रीनलैंड में बारिश नहीं होती थी वहाँ पर हमेशा जब भी बारिश का जो है अगर कोई माहौल बने भी तो वहाँ पर बर्फ़ ही गिरती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर हैवीएस्ट रेनफॉल, इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई है जिससे कि हम जो साइंटिस्ट हैं उनको एक तरह से डर बैठ गया है कि रेनफॉल होने का मतलब एक ऐसे एरिया में जहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही गिरती थी वहाँ पर अगर रेनफॉल हो जाए तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है, जो आपके आइस शीट्स हैं उसके ऊपर जब पानी गिरता है, रेनफॉल होती है तो वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो ग्रीनलैंड की जो यूएस नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर है वहाँ पर जो उन्होंने डेटा दिया है, उन्होंने कहा है कि जो ये एरिया है ये ऑलमोस्ट 337,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया है, जहाँ पर जो ये जिसकी ऑलमोस्ट आप देखोगे टोटल आइस शीट्स कितनी हैं, 656,000 स्क्वायर माइल्स पे। और जो ये एरिया जहाँ पर बारिश हुई है वहाँ पर 337,000 स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है जहाँ पर मेल्टिंग इवेंट शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर 7 बिलियन टन्स ऑफ रेन इस एरिया में हुई है, जिससे कि आइस मेल्टिंग जो है वो बहुत तेज़ी से होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता ही है कि आर्कटिक वाला रीजन जो है वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम में समर सीजन्स में वहाँ पर आइस नहीं होगी और जो है वो आइस फ्री हो जाएगा। और कहा जा रहा है, देखो ये लिखा है यहाँ पर फैक्ट भी, कि 2050 तक जो है आर्कटिक ओशन जो है वो समर में के सीज़न के टाइम पर आइस फ्री हो जाया करेगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर इतनी आइस मेल्ट होगी तो 20 फीट तक जो है वो जो है सी लेवल का राइज होगा, जिससे क्या होगा कि लो लाइंग सिटीज़ जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, इनमें जो है फ्लड्स के थ्रेट हो जाएंगे। ठीक है, इनमें पानी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर जो है इवन जो पोलर बियर्स हैं उनकी भी स्पीशीज़ को इससे थ्रेट हो रहा है, क्योंकि उनके जो है ये हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है यहाँ पर रहना। लेकिन अब वहाँ पर अगर आइस मेल्ट हो जाएगी तो उनकी जो है वो स्पीशीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उसको थ्रेट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। रेन एट ग्रीनलैंड समिट। सो समिट इज अ place which is at very height, which is at a height. Okay, so this Greenland recently a phenomena was observed that at a summit at Greenland rain was observed, and this rain was torrential rainfall. Okay, so what happened is that at a summit in Greenland, this rainfall started the process of ice melting. Okay, so US National Snow and Ice Data Center, it recorded that this has been the heaviest rainfall since 1950s, and this will be a signal to us that the rate of ice melting will be more than 7 times than the daily average, which is observed at this time of the year. Okay, so Greenland is you all know that it's the world's largest island located between Arctic and Atlantic oceans, and 3/4 of it is covered with permanent ice sheet. And with this rainfall, we are looking at melting of ice, and we have this area which is normally frigid. So frigid means very cold. Generally, this area is very frigid, but this area has seen rainfall. Almost 7 billion tons of rain was almost 7 billion tons of rain fell on this area, and that's why we are seeing that almost 337,000 square miles of this area will be witnessing the melting event. So the climate scientists are worrying that if such events become regular, then we could see a rise by 20 feet in our sea levels, and which will be threatening to our low-lying cities around the world, such as Mumbai, New York, and Amsterdam. Okay, apart from this sea level rise, we are also expecting that this ice melting will make it impossible for the polar bears which are living in this area, this area is the natural habitat for these polar bears, and this area will become unbearable for polar bears to live. Okay, so that's why their species is also being threatened by this phenomena of ice, or this rain or sleet or ice rain, because this rain melts away the ice sheets, the permanent ice sheets, and these glaciers will start melting away. Okay, so now
लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सरसाइज कोंकण 2021। तो ये यूके और जो है इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, एनुअल एक्सरसाइज है, ये 2004 से स्टार्ट हुई है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये नेवी के बीच में होती है। तो इस बार ये इंग्लिश चैनल के में हुई जो है वो कंडक्ट की गई है। तो इंग्लिश चैनल को आप एक तो लोकेशन देखो कहाँ पर पड़ता है इंग्लिश चैनल, कौन सी दो कंट्रीज़ को जो है ये जोड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये यूके को और फ्रांस को जो है वो जोड़ता है, बीच में बेल्जियम भी पड़ता है वहीं पर ही। तो आपको इसको मैप को देखना पड़ेगा क्योंकि ये इंग्लिश चैनल जो है वो न्यूज़ में है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, एक्सरसाइज कोंकण 2021। सो दिस कोंकण एक्सरसाइज इज अ मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एंड दिस एनुअल एक्सरसाइजेज आर बीइंग conducted since the year 2004. And this year this exercise has been conducted in the English channel. So you have to see, you just pick up the map and search for it, just see which countries are located in the periphery of this English channel, because this English channel has been in news, so you can expect a question upon this. Okay, so now let us see the next topic which is Mopla rebellion. तो फॉर्मर बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव जो है उन्होंने बोला है कि जो मोपला रिबेलियन था 1921 का, उसको वहाँ की जो केरला गवर्नमेंट है उसको सेलिब्रेट कर रही है जैसे कि एक वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो। तो ये एक तालिबान माइंडसेट का जो है वो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मोपला अपराइजिंग था क्या। तो मोपला अपराइजिंग था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी, जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, कांग्रेस ने स्टार्ट की थी 1920s में, उसके साथ ही जो है वो कॉन्जॉइन कर दिया गया था खिलाफत एजिटेशन को। अब खिलाफत एजिटेशन जो है उसमें जो है वो मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन जो है वो नॉन कोऑपरेशन में इंश्योर हुई थी उससे। लेकिन सिचुएशन क्या हुई मोपला अपराइजिंग के टाइम पर कि वहाँ की जो मालाबार कांग्रेस है उन्होंने जो है जो ये मोपला अपराइजिंग में जो मोपलास थे उनका साथ दिया, वहाँ के मुस्लिम्स का साथ दिया, क्योंकि जो है एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट वहाँ पर जो है वो बढ़ गया था, ठीक है। अब एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट क्यों बढ़ा था? एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट इसलिए बढ़ा था क्योंकि ब्रिटिश ने वहाँ पर न्यू टेनेंसी लॉज ले आए थे, जिसमें जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ पर, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको फेवर किया गया था। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो वहाँ पर मोस्टली जो है ब्राह्मण्स थे, हिंदू ब्राह्मण्स थे, और उनको फेवर किया गया था। तो जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं उनको लगा कि जो है ब्रिटिश जो है वो उनका साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो इस जो है नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के आसपास जो है इस मूवमेंट को भी चलाया, जिसको मोपला रिबेलियन कहा जाता है, ठीक है। तो जबकि ये इसमें कोई कम्युनल कलर नहीं था, लेकिन इसको कम्युनल कलर दिया गया, ब्रिटिश ने इसको कम्युनल कलर दिया, कहा कि ये मुस्लिम्स का रिवोल्ट हिंदूज के खिलाफ है, जबकि ये रिवोल्ट तो सिर्फ टेनेंट्स का जो था वो लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश के खिलाफ था। लेकिन ब्रिटिश ने इसको यूटिलाइज किया एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, और आपस में इन लैंडलॉर्ड्स को और इनको टेनेंट्स के रिलीजियस आइडेंटिटी को यूटिलाइज करते हुए जो है इस रिवोल्ट को अपने से जो है वो नकार दिया, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, Mopla rebellion. So a politician has made a political statement regarding this Mopla rebellion. We're not concerned with the political statement, we just want to see what was this Mopla uprising. So the immediate trigger of this uprising was the non-cooperation movement, which was launched by the Congress party in 1920 after the decision of Gandhi ji, and this non-cooperation movement was conjoined with the Khilafat agitation. According to this conjoined efforts, Malabar Congress, which leaders who were dominated by Nayars at that time, they became the most active participant in this Mopla uprising. So what was this Mopla uprising? So actually what happened is the British introduced new tenancy laws in that region, in this South Malabar region, and Muslim Mapelas. So this Muslim Mapelas, they were the tenants, and the British introduced tenancy laws, and these laws took away the rights of land of these tenants, and these laws favored the landlords. Okay, so actually this was done by the British by introducing these tenancy laws, and it provoked these Muslim Mapilas of South Malabar to revolt against the landlords, who were mostly Nambudiri Brahmins or the Hindus, and this revolt was deliberately given the communal color.
In fact, this revolt was against the British. It had to be against the British because they introduced the tenancy laws. But British smartly outplayed this game, and they converted this dissent, or they converted this anger of these Maupala Muslims against the landlords. And since then, this Maupala uprising has been labeled as communal in color by certain elements. And for us, we have to see the facts that this was a revolt of landless laborers or the landless tenants against the landlords and the British Empire. Okay, so now let us see the next topic, which is पंजशीर. तो आपको पता है पंजशीर वैली जो है वो एक प्रोविंस है वहाँ पर पंजशीर अफगानिस्तान में. ये 34 टोटल प्रोविंस हैं, उनमें से एक प्रोविंस ऐसा है जो कि पंजशीर है, जिसको जो है तालिबान ना पहले कभी कैप्चर कर पाया है और ना अभी कैप्चर कर पाया है. तो यहाँ पर आपको पता है कि वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, अमरुल्ला सालेह जी, और उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर, जो अब जिनको हम कह सकते हैं कि वो एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं. और वहाँ पर जो है अफगान नेशनल आर्मी के जो है वो जो है फोर्सेस जो वहाँ पर पहुँच रही हैं, वहाँ से वो अपना जो है एक तरह से सेकेंड रेजिस्टेंस मूवमेंट वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो आपको जिनको नहीं पता उनको मैं ये भी बता देता हूँ कि पंजशीर वो प्रोविंस है, यहाँ पर नदर्न अलायंस जिसने तालिबान के साथ फाइट करी है, तालिबान के साथ लड़े हैं, उन्होंने जो है पंजशीर के ही थे वो अहमद शाह मसूद जी, जो नदर्न अलायंस के लीडर थे. उन्होंने तालिबान के साथ लड़ाई की थी. नदर्न अलायंस को जैसे इंडिया, रशिया, ईरान उस समय पर 96 के आसपास जो है वो इंडिया, रशिया और जो है ईरान जो है वो सपोर्ट करते थे अगेंस्ट तालिबान. और वो पंजशीर प्रोविंस जो है वहाँ पर कभी भी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया. इवन सोवियट्स भी वहाँ पर कभी कब्जा नहीं कर पाए. ठीक है, क्योंकि पंजशीर जो ऐसा रीजन है कि वहाँ पर सिर्फ वहाँ का एक्सेस पॉइंट सिर्फ एक नैरो पैसेज है जो कि पंजशीर रिवर है, जिसको इजीली कोई भी जो है वो पंजशीर के लोग जो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं. इसलिए पंजशीर में इन्वेजन करना पहले भी बहुत मुश्किल था और अभी भी जो है वो तालिबान के लिए मुश्किल है. तो 34 प्रोविंसेस पे अभी जो है वो तालिबान ऑलमोस्ट जा चुका है, लेकिन पंजशीर अभी भी इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट और वहाँ पर तालिबान जो है वो कब्जा नहीं कर पाया है. ठीक है. So now let us see this topic in English. So Panjshir province. Okay, so it is a province. It is located in the northeastern part of the country. It is one of the 34 provinces of Afghanistan which has not yet fallen to Taliban. The people of Panjshir Valley or this Panjshir province, they are collecting resources. They are getting together to resist the Taliban forces in the country. The deposed Vice President of Afghanistan, Amrullah Saleh ji, and ex-defense minister of Afghanistan, Bismillah Mohammadi, they have joined forces with the son of Ahmad Shah Massoud, who was the head of Northern Alliance, and they are joining forces, and the Afghan National Army is also moving towards that Panjshir province, and they are starting this second resistance against Taliban. So you must know that this Panjshir province was never a part of Taliban regime, even during the middle of the 1990s, and it was never a part of the Soviet led operation in Afghanistan also. Okay, so it is mostly, this Panjshir province is mostly dominated by the Tajik ethnic group, of course, you know that. Okay, and this Bazarak serves as the capital of Panjshir. Okay, so now let us see the next topic, which is HIV वैक्सीन. तो मॉडर्ना की जो है, मॉडर्ना कंपनी आपको पता है जिन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई है अभी रिसेंटली, उन्होंने HIV की भी एक वैक्सीन बनाई है mRNA टेक्निक को ही यूज़ करते हुए. और इस वैक्सीन को कहा जा रहा है कि वो बी सेल्स जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को जो स्टिमुलेट करते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स का ही एक पार्ट होते हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. उनको ये जो है mRNA वैक्सीन जो है वो स्टिमुलेट करेगी, जिससे कि एंटीबॉडीज़, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनेगी और वो HIV के वायरस को जो है वो डिसेबल करने में हेल्प करेगी. लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? जो ये वैक्सीन बनाई गई है, अब प्रॉब्लम क्या है कि HIV जो है वो ऐसी बीमारी है कि जो ऑलमोस्ट 2/3 जो है वो अफ्रीका के ही कॉन्टिनेंट में सीमित है. लेकिन हमने देखा है कि मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो वैसे ही बहुत कॉस्टली होती है. अभी हमने कोविड की वैक्सीन देखी, बहुत महंगी है इनकी. ठीक है, तो अफ्रीका के लोग इसको कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो अगर हम जो है
अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम होगी। अफोर्ड कैसे करेंगे, कंट्रीज़ कैसे जो है वो डील साइन करेंगी इनके साथ। तो आपको पता है कितना कॉम्प्लेक्स जो फाइजर और मॉडर्ना ने जो कोविड वैक्सीन को लेकर जो है वो क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। दूसरा ये है कि mRNA जो वैक्सीन होती हैं वो टेम्परेचर उसको जो है बहुत कम चाहिए होता है स्टोरेज के लिए, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो इसके लिए भी इसकी एफिकेसी के इसके ऊपर एफिकेसी नहीं, इसकी यूज़ के लिए जो है वो इशू आ सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री के पास उतनी स्टोरेज की कैपेसिटीज़ नहीं है वैक्सीन्स को जितनी कि आप यूएस वगैरह में, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और इसमें इशू है कि HIV इतना पुराना वायरस है कि उसके इतने ज़्यादा वेरिएंट्स आ चुके हैं, तो अब जो mRNA की जो वैक्सीन की अप्रोच है उसका सक्सेस देखने के लिए भी हमको कई साल लग जाएंगे। तो अभी हम प्री मैच्योर सेलिब्रेशन तो नहीं कर सकते कि हाँ ये एक वैक्सीन आ गई है, बट स्टिल वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर ये वैक्सीन काम कर जाती है तो इट विल बी अ ब्रेक थ्रू। ओके, आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, नॉट फॉर योर एग्जाम, जस्ट आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जो mRNA टेक्निक है वैक्सीन बनाने की, जिसने ये वैक्सीन की टेक्निक बनाई थी रॉबर्ट मेलोन, ठीक है। तो रॉबर्ट मेलोन जिन्होंने एक्चुअल में ये टेक्निक बनाई थी mRNA की, उन्होंने बोला था कि मैंने ये जो वैक्सीन की जो टेक्निक बनाई है इसको मैंने जो ये mRNA टेक्निक बनाई है ये मैंने कैंसर से लड़ने के लिए, इवन HIV की रिसर्च में भी बनाई थी। लेकिन मॉडर्ना और फाइज़र जो है उन्होंने इसका जो है वो जिन्होंने टेक्निक बनाई थी उन्होंने बोला था कि मैंने कोविड की वैक्सीन के लिए बनाई ही नहीं थी ये टेक्निक। लेकिन फाइज़र और मॉडर्ना ने जो है कुछ जो है साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसको जो है mRNA की टेक्निक को वैक्सीन बनाने में भी यूज़ किया है, जिसके वो जो रॉबर्ट मेलोन है वो अभी पब्लिकली जो है वो इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि ये एक अच्छा सोर्स नहीं है वैक्सीन को बनाने के लिए। बट ऑफ कोर्स बहुत बड़ी पावरफुल लॉबीज़ है फार्मा की, मॉडर्ना और फाइज़र के साथ। मॉडर्ना और फाइज़र खुद भी बहुत बड़ी पावरफुल लॉबीज़ हैं। तो जो वो रॉबर्ट मेलोन जिन्होंने mRNA टेक्निक बनाई है उनकी वॉइस को जो है वो दबा दिया जा रहा है, ठीक है। सो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये mRNA टेक्निक जो है ये एक्चुअली जो है वो कैसे किसके लिए बनाई गई थी, और इसका यूज़ जो है वो वैक्सीन में किया जा रहा है, ठीक है। सो जस्ट फन फैक्ट था ये, आपको ऐसे ही बताया मैंने, आपके एग्जाम के लिए कोई इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, फैक्ट। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, HIV वैक्सीन। सो मॉडर्ना हैज़ created this mRNA 1644, which is the HIV vaccine, and Moderna is claiming that it will stimulate the B cells of the immune system. B cells are a part of a class of basically white blood cells, so that which produce antibodies in our blood, and these antibodies fight the bacteria or viruses. The same is applicable to COVID vaccines also. Okay, so now they are claiming that these B cells will be generated by this vaccine, and these antibodies produced by the B cells will neutralize the HIV virus. Okay, but there are of course challenges. The pricing is the very big challenge, because we've seen Moderna and Pfizer, they have been charging exorbitantly for COVID vaccines. So you can expect this HIV vaccine to be very expensive, and because this HIV is limited to African continent, almost 2/3 of the cases are in Africa, so it will be almost next to impossible for these countries to afford this Moderna vaccine. Another challenge is that most of the developing countries, they have limited ability to procure storage facilities, or because these mRNA vaccines require ultra low temperatures to be for storage, so it will be difficult for these developing countries to procure or to acquire these technologies for temperature management or storage. Okay, and there is also another issue. HIV is such an old virus that it has mutated several times, so it will be many years before we would know that this mRNA vaccine has succeeded or not. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.